नमस्कार मित्रों। आज मैं भारतीय मानसून की कुछ खास विशेषताओं को आपको बताऊंगा। पेक्यूलियरिटी ऑफ इंडियन मानसून। ये मानसून होता क्या है, मतलब हम सभी कहते हैं कि ये 4 महीने जो वर्षा ऋतु के होते हैं ये वास्तव में मानसून है, इसको मानसून नाम दिया गया। लेकिन ये मानसून क्या होता है, किस प्रकार से ये अनोखा है, मतलब विश्व की जितनी भी जलवायवीय दशाएं हैं, मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं पूरे ग्लोब में, उनमें मानसून की एक अलग पहचान क्यों है, भारतीय मानसून की। तो सबसे पहले मानसून शब्द का अर्थ क्या है ये देखें। मानसून रिफर्स टू द विंड सिस्टम दैट एक्सिबिट्स अ प्रोनाउंस्ड सीजनल रिवर्सल इन डायरेक्शन। मानसून एक इस प्रकार का विंड सिस्टम है जो कि सीजन के साथ जिसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो एक तरह की ये सीजनल विंड्स होती हैं और बहुत बड़े लेवल पे चलती हैं, ठीक है। एक तरह से जिस प्रकार से अगर आपने पढ़ा हो तो जो मतलब समुद्र के किनारे के जो क्षेत्र होते हैं तो उनमें सी ब्रिज और लैंड ब्रिज जो चलती हैं, उसी प्रकार से एक लार्ज लेवल पर और एक लंबे पीरियड के लिए ये मानसून विंड्स चला करती हैं, ठीक है। अब आगे देखें, होता क्या है कि ये सीजनल रिवर्सल किस प्रकार हो रहा है, सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन, इसको समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए होता क्या है कि जाड़ों के दौरान हाई प्रेशर, एयर प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है और ड्राई एयर जो कि लगातार सबसाइड करती है यानी नीचे को बैठती है, वो वेदर को डोमिनेट करती है। और जो एयर फ्लो होता है, विंड फ्लो, वो बेसिकली ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट होता है, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट से बाहर की ओर यानी ओशन वार्ड डायरेक्शन में होता है। तो जब अगर कॉन्टिनेंट से एयर ओशन की तरफ चलेगी तो वो वर्षा नहीं कराएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है कि जाड़ों में फिर कभी कभी वर्षा कैसे होती है। तो वो देखिए भूमध्य सागर की तरफ से यानी मेडिटेरेनियन सी की तरफ से कुछ मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं जिनको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, उनके कारण जाड़ों में वर्षा होती है, ठीक है। बाकी मानसूनल इफ़ेक्ट के कारण नहीं होती, वो एक अलग चीज़ है। फ़िलहाल आप ये देखें कि किस प्रकार से मानसून का एक मोटे तौर पे समझें कि किस प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली कार्य करती है। और गर्मियों में क्या होता है, लो प्रेशर एंड कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस यानी हवाओं का इकट्ठा होकर ऊपर उठना, ठीक है। कन्वर्जेंस डोमिनेट द सर्कुलेशन ऑफ साउदर्न एशिया विथ मॉइस्ट एयर फ्रॉम एडजॉइनिंग ओशंस फ्लोइंग इनटू द रीजन, ठीक है। ये क्लियर है कि चारों तरफ की जो मॉइस्ट एयर है वो रीजन में आ रही है और कन्वर्जेंस हो रहा है। अब यहाँ हेडलेस सेल के बारे में देखिए हेडलेस सेल ये आपको पढ़ लेना चाहिए अलग से, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल अभी इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, समय की बाध्यता है। अभी अपने मानसून के रिस्पेक्ट में इसका क्या महत्व है ये मैं आपको बताता हूँ कि जो सब ट्रॉपिकल हाई रीजन्स हैं, यानी जहाँ हाई रीजन्स का मतलब जहाँ एयर प्रेशर हाई है, जहाँ की विंड सबसाइड कर रही होगी, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी। तो होता क्या है कि देखिए इक्वेटर, मान लीजिए ये अगर इक्वेटर है तो यहाँ पर उठेगी हवा, ऊपर जाएगी, ध्रुवों की तरफ चलेगी पोलवर्ड, लेकिन कुछ आगे जाने पर पृथ्वी के रोटेशन के कारण क्या होता है कि ये फिर सबसाइड होने लगती है। तो जहाँ सबसाइड होती है वहाँ पे प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है, और जहाँ प्रेशर हाई होगा, विंड सबसाइड कर रही है। देखिए जब वर्षा होने के लिए
एयर का ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। अगर एयर नीचे आ रही है, प्रेशर हाई होगा तो वर्षा नहीं होगी, तो ऐसे एरियाज़ में डेजर्ट होता है। तो यही कहा जा रहा है कि सब ट्रॉपिकल हाई रीजन्स ऑफ हेडलेस सेल आर जनरली मोर मार्क्ड इन द ओशन, बट इवन इन द लैंड मासेस एग्जिस्टिंग एट हाई ट्रॉपिकल जोन्स, मतलब 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड, देयर एग्जिस्ट लार्ज स्केल सिंकिंग ऑफ मिड ट्रोपोस्फियर एयर दैट डज नॉट अलाउ क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, जहाँ पे एयर सबसाइड कर रही है जैसा मैंने बताया, रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड डेजर्ट कंडीशंस। तो इसीलिए जो प्रमुख डेजर्ट हैं वो आप देखें तो महाद्वीपों के पश्चिमी सिरे पे पाए जाते हैं, और यही 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहा जा रहा है। अब देखें ITCZ की बात की जा रही है कि जब ITCZ का माइग्रेशन होता है तो उसी के साथ मानसून का माइग्रेशन होता है। तो देखिए बेसिकली जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ITCZ, ये क्या होता है, यहाँ पर एयर जो ट्रेड विंड्स हैं दोनों गोलार्धों की, मतलब दोनों हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स हैं वो यहाँ पर आके मिलती हैं और ऊपर उठती हैं। तो जब ये गर्म होता है काफ़ी, जो साउदर्न एशिया है स्पेशली भारत, तो जब यहाँ पे सन की जो अपेरेंट मोमेंट है उसके साथ ITCZ भी अपेरेंटली मूव करता है नॉर्थवर्ड्स। तो एक समय ऐसा आता है मई जून के महीने में कि ये ITCZ भी लगातार मूव होते होते गंगा वैली तक आ जाता है, और उस समय फिर वैसी प्रेशर कंडीशंस बन जाती हैं कि मानसूनल विंड सी ओशन की तरफ से लैंडवर्ड चलने लगती हैं, और हम लोग कहते हैं कि मानसून आ गया। और सबसे पहले वो केरल में आता है और फिर लगातार आगे बढ़ता है। अब देखिए, तो अभी बात हो रही थी हेडलेस सेल की कि 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड में वो हाई प्रेशर रीजन्स बन जाते हैं, और उसके कारण एरिड कंडीशंस या डेजर्ट कंडीशंस पैदा होती हैं। लेकिन अब पेक्यूलियरिटी ऑफ इंडियन मानसून ये देखिए कि ये जो 20 से 30 डिग्री वाला लैटिट्यूड वाला जो रीजन है, इसमें जो आपका डेजर्ट है वो कभी भी 76 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से आगे ईस्टवर्ड नहीं जाता। ठीक है, तो बेसिकली ये वेस्ट में ही है, थार और एडजॉइनिंग रीजन्स ऑफ कच्छ। ठीक है, और नॉर्थ, ये जो इधर देखें, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ दिस बेल्ट हैपन्स टू बी वर्ल्ड्स वेटेस्ट रीजन। मतलब यही जो 20 से 30 डिग्री वाला जो बेल्ट है, इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा गीला स्थान है, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है, जबकि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इज़ अ डेजर्ट। दिस पैराडॉक्स इज़ ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटेंसिव मानसून सिस्टम इन इंडिया फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स। अब देखिए होता क्या है कि मानसून के कारण बहुत बड़ा सर्कुलेशन आता है, घटित होता है, और जो ITCZ है ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और उसके आगे तक भारत में शिफ्ट कर जाता है, भारत और ईस्टर्न एशिया में शिफ्ट कर जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था, गंगा प्लेन तक आ जाता है, जबकि ये पैसिफिक ओशन में 3 से 10 डिग्री नॉर्थ तक ही रहता है, और अफ्रीका में केवल 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक ही शिफ्ट कर जाता है। तो ये जो लार्ज माइग्रेशन ऑफ ITCZ है, इसके कारण प्रेशर में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, प्रेशर काफ़ी घट जाता है, और इसी के कारण ये हवाओं में इस प्रकार का चेंज होता है कि मानसून आता है। तो आगे देखें इस चीज़ को और किस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर सिस्टम
है, और जो एयर सब्सिडेंस है, मतलब जो विंटर में स्ट्रॉन्ग प्रेशर सिस्टम होता है और एयर लगातार जो नीचे बैठती है, सबसाइड करती है, और वही समर में क्या हो जाता है कि लो प्रेशर और कन्वर्जेंस, मतलब लो प्रेशर एरिया होता है और हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। ठीक है, मतलब कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि ग्राउंड लेवल पे विंड्स एक दूसरे से मिलेगी, मतलब ये इधर से आपस में मिली और ऊपर उठ गई। तो जब ऊपर उठेंगी तो क्लाउड फॉर्मेशन उनमें हो सकता है, तो कन्वर्जेंस के कारण वर्षा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह से स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस होते हैं विंटर एंड समर में, और हिमालय और तिब्बतन प्लेट्यू इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अब आगे देखिए, ये जो ट्रोपोग्राफिक बैरियर्स हैं हिमालय और तिब्बतन प्लेट्यू, मतलब हिमालय पर्वत और तिब्बत का पठार, उनकी वजह से बहुत ही कोल्ड कंडीशंस जो चाइना, इंटीरियर चाइना तक होती हैं, मतलब जो ध्रुवों से चाइना में हवाएं आती हैं, वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती विंटर में। ठीक है, और द सडन स्विंग ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्रॉम साउथ ऑफ द हिमालय टू द नॉर्थ ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू एंड सब्सिक्वेंट ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया आर ऑल ब्रॉट अबाउट by the reversal of normal temperature and pressure pattern that occur due to seasonal warming of Tibetan Plateau। अब होता क्या है कि तिब्बतन प्लेट्यू देखिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसके गर्म होने से गर्मियों में, ठीक है, अब उससे क्या होता है कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती रहती है, मान लीजिए ये तिब्बतन प्लेट्यू है, इधर से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नीचे से जाती है, अब वो बदल कर ऊपर से जाने लगती है इसके ऊपर से। उससे क्या होता है कि जो ऊंचाई पर जो एयर प्रेशर होता है उसमें बहुत सारे चेंज आ जाते हैं, और वो भी मानसून के आने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो तिब्बत का पठार का एक हिमालय पर्वत और तिब्बत का पठार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडियन मानसून के कारण। यही कहा जाता है कि दिस रिवर्सल एक्ट्स लाइक अ स्विच फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ITCZ टू द नॉर्दर्न इंडिया बाय मिड जून, टुगेदर विथ रैपिड एक्सटेंशन ऑफ इक्वाटोरियल वेस्टर्लीज एंड माइग्रेशन ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि एक तरह से स्विच की तरह कार्य करता है और ITCZ को नॉर्थ में आने के लिए ट्रिगर करता है, और उसके साथ ही जो इक्वाटोरियल वेस्टर्लीज हैं उनका एक्सटेंशन हो जाता है, और ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जो हैं वो नॉर्दर्न इंडिया की तरफ आने लगती हैं। इन्हीं ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज को ही हम लोग साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। वो इक्वेटर को पार करने के कारण वो साउथ वेस्ट से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, कॉरियोलिस फोर्स के कारण। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग यहाँ से देखें, अकॉर्डिंगली टू सेल्स ऑफ अपोजिट सर्कुलेशन replace Hadley cell with common heat source near तिब्बतन प्लेट्यू। तो हेडली सेल को जो दो अपोजिट सर्कुलेशन की जो दो सेल्स होती हैं वो रिप्लेस कर देती हैं तिब्बतन प्लेट्यू के पास। टू जेट स्ट्रीम्स आर इंडिकेटेड इन दिस मॉडल, वन इन द वेस्टर्लीज पोलवर्ड ऑफ नॉर्दर्न सेल एंड अदर इन द ईस्टर्लीज इक्वेटर वर्ड ऑफ साउदर्न सेल। ठीक है, यही जो इक्वेटर की तरफ ये ईस्टर्लीज चलती हैं, ऐसे जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है, इधर से ईस्टर्लीज ऐसे चलती हैं इक्वेटर वर्ड्स, लेकिन होता क्या, इक्वेटर पार करने के कारण वो फिर इधर घूम जाती हैं, तो इसीलिए ये साउथ वेस्ट, माने हमारे यहाँ आते आते वो साउथ वेस्ट से आते प्रतीत होती हैं। तो इसी प्रकार
ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो मानसून की एक्टिविटीज़ से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर ये लोग समझ नहीं पाते हैं। तो किस प्रकार से जेट स्ट्रीम्स का और ईस्टर्ली विंड्स का और ITCZ का जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। अब देखिए आगे कहा जा रहा है, ये वॉकर सर्कुलेशन की बात हो रही है। Another important element of the monsoon circulation is the Walker circulation invented by Gilbert Walker of the IMD। तो देखिए ये गिलबर्ट वाकर साहब थे, इन्होंने एक वाकर सर्कुलेशन की अवधारणा दी थी। ये बेसिकली क्या होता है, इट इज़ एन ईस्ट वेस्ट सर्कुलेशन पैटर्न इन द ट्रॉपिक्स कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल सेल्स ऑफ राइजिंग एंड सिंकिंग एयर connected by horizontal motions along more or less parallel lines of latitude। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो ये ईस्ट वेस्ट वार्ड इसमें मूवमेंट होता है एयर का, तो कहीं एयर उठेगी और कहीं पे सिंक होगी, मतलब कहीं पे राइज होगी और कहीं पे सिंक होगी, और इस प्रकार से ये ईस्ट वेस्ट वार्ड चलता रहेगा। इसको वाकर सर्कुलेशन कहते हैं। ये केवल इसमें इन्होंने देखा था जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं उनमें। दिस इन्वॉल्व्स ए वेस्टवार्ड फ्लो ऑफ सरफेस एयर इनटू द वेस्टर्न पैसिफिक एंड अ रिटर्न ईस्टर्ली अपर फ्लो एट द हायर लेवल्स ऑफ ट्रोपोस्फियर। तो होता क्या है कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये वेस्टवार्ड एक फ्लो होता है। मान लीजिए ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है और ये वेस्टवार्ड अगर जा रहा है तो इधर से इधर को जाएगा। हालांकि मैप में हम इधर से इधर दिखाना चाहिए, मैं मैप से आपको दिखा दूंगा, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इस वजह से एक मोटे तौर पे आप जान लें कि ये वेस्टवार्ड चलता है। और जब ये नीचे से चलेगा इस तरह से, तो उधर क्या होगा, यही राइज होगा और यही फिर ऊपर से मतलब अपर ट्रोपोस्फियर होकर यही एयर वापस लौटेगी और यहीं ईस्टर्न पैसिफिक में सिंक होगी। ठीक है, द ट्रेड विंड्स मूव वार्म surface waters near the equator westward, causing higher temperatures, increase in sea levels, low surface pressure and large convectional precipitation in western Pacific region। ठीक है, many studies have shown that the El Nino when the trade winds weaken, an important phenomenon of El Nino develops। अब देखिए ट्रेड विंड्स इस प्रकार से चलती रहती हैं और इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ठीक, कौन सी घटनाएं, यही ये वार्म ओशन को क्या करती हैं, ये वेस्ट वार्ड की तरफ मूव करती हैं, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है सी का, और सी लेवल भी बढ़ जाता है और सरफेस प्रेशर कम हो जाता है, और कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन वेस्टर्न पैसिफिक रीजन मतलब इंडोनेशिया और उसके आसपास में बढ़ जाता है। लेकिन जब ट्रेड विंड्स कमज़ोर पड़ती हैं तो अल नीनो का फेनोमेनन डेवलप कर जाता है, माने अल नीनो आ जाता है। और अल नीनो जो वेस्टर्न पैसिफिक में, मतलब अल नीनो के समय क्या होता है कि जो वार्म वाटर जो कि नॉर्मली वेस्टर्न पैसिफिक में मिलता है वो ईस्टवार्ड जो जाता है, देखिए इसको इस प्रकार से बताते हैं कि द वार्म वाटर नॉर्मली फाउंड इन द वेस्टर्न पैसिफिक मूव ईस्टवार्ड एंड फाइनली रीचेस द पेरू इक्वाडोर कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। तो ये होता क्या है कि जो वेस्टर्न पैसिफिक में जो जनरली पाया जाता है गर्म वाटर, वो ईस्टवार्ड चलते चलते पेरू इक्वाडोर कोस्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये वेस्ट के बदले ये ईस्ट पैसिफिक में जमा हो जाता है। जो वेस्टर्न पैसिफिक में आता है नॉर्मली,
वो अल नीनो में क्या होता है कि ईस्टर्न पैसिफिक में आ जाता है। तो इसके कारण ये जो ईस्टर्न पैसिफिक में टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो सारी चीज़ें उलट हो जाती हैं। वहाँ नॉर्मली ठंडा पानी आता है, ठीक है, और वो गर्म पानी आ जाने से पूरे वर्ल्ड का वेदर गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं और महत्वपूर्ण चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।